देखिए, मैं समझ पा रहा हूँ, ऐसे भी 4:45 होने को है और आप लोग जितने दूर से दराज से आए हैं और मैं बड़ा मजबूर हो जाता हूँ। विषय का चुनाव कोई न कोई गंभीर विषय ही चला आता है और हाउस की अपनी स्थिति को भी समझता ही रहता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि चलो थोड़ा मोड़ा ही सही, कुछ तो बात हो जाए। तो मैं लंबा नहीं लूँगा, 1 घंटा तो नहीं ही लूँगा, 20 से 30 मिनट में ही कोशिश करूँगा कि आपको झेला सकूँ। क्योंकि बातें इतने तरह की आ गई है हमारे पूर्व वक्ताओं की तरफ से कि उन्हें पकड़ूं, उन्हें छोड़ूं या पर्टिकुलर विषय पे ही बोलूं। देखिए, वित्तीय संकट का सच एक विषय है, इसके आगे बढ़ाई जा सकता था। समाधान, वित्तीय संकट और लोकतंत्र, हेन तेन कुछ भी जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा हमें क्रिटिकल थिंकिंग में जाना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस में जाना चाहिए, पिन पॉइंट पर। यह टॉपिक क्या है? एक पिन पॉइंट है। इसका डिटेल विस्तार से सांगोपांग विश्लेषण में जाना चाहिए, न कि संकट है संकट है संकट है, हुड़ार है और हुड़ार के अंग प्रत्यंग, ताकत, क्षमता, उसके पीछे की शक्ति पर हम बात न करके हुड़ार को कैसे मार देंगे इस पर बात होनी चाहिए और इस पर सवाल आना चाहिए। विषय के अपने मतलब हैं रखे जाने के। जो विषय है, हम अगर केवल अंगुली पर बात करें, जरूर शरीर की बात होगी, लेकिन अंगुली को तो ठीक से समझ लें। तो ये चीज़ें हैं, विषय की अपनी सीमा रहती है और हम चाहते थे कि सीमा, चूँकि आज का प्रसंग है, मोदी जी ने कहा कि आप लोग सोना वगैरह कम खरीदिए या सोना मत पहनिए, गाड़ी घोड़ा कम चलाइए, तेल और कम लीजिए। यह तो उन्होंने कह दिया। उसके पीछे जब अर्थशास्त्रियों की बात सुनी गई तो लगा कि अरे, इसके पीछे तो बहुत बड़ा हमारा देश एक संकट की स्थिति में है, इसके चलते ये कह रहे हैं। और सोना मत खरीदिए ही नहीं, अगस्त में बिल आने वाला है, आपने अपने घरों से सोना निकालिए। इसका ये मतलब नहीं है कि माँ बहनों और पत्नियों आप सबके गले से हार छीन लिया जाएगा पुलिस आके, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को याद होगा जनधन योजना। जनधन योजना क्या थी? सब कोई अकाउंट खोल ले, अच्छा रहेगा। मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है, उस सिस्टम से बाहर जितने पैसे पड़े हुए हैं, रिक्शा वाले का, घर में पत्नी जो है अपने पति से थोड़ा पॉकेट से निकाल के कुछ रखी है, कुछ वहाँ सूद में चल रहा है, इस तरह के जो लोअर मिडिल क्लास के पास जो पैसा था पूरे देश में, जिसका कोई बहुत हिसाब नहीं था, उसको हिसाब में ले आना। देखिए, बड़ी कितनी अच्छी बात। अरे, सारे रिक्शा वाले मुठिया गरीब लोगों का खाता खुल गया बैंक में, सब उत्साहित होकर खोले। जो कमा धमा के खून पसीना करके 50 रुपया, 100 रुपया, 200 फ्री अकाउंट खोले गए, वो चलाया बैंक में, कितना अच्छा लगा। बैंक इंटरेस्ट देगा गरीब को। जब कोई पॉलिसी बनती है, कोई निर्णय होता है, तो उस पर जनता की सेवा का एक मुलम्मा चढ़ाया जाता है। दरअसल वो बनता है किसी और उद्देश्य से। वह उद्देश्य क्या था कि जनता के बीच में जो बड़ा सेक्टर है, जिसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है, बेटियां मान लीजिए पढ़ रही हैं, 10-10 रुपया बचा के रखी है, सब खाता खुलवा लो, खुल गया। वैसे ही होगा सोना का भी। सोना लाइए, ऐसे एजेंसियों को दिया जाएगा, बेचिए, बड़ा दाम पे मिलेगा।
हम देखते हैं खेत जब अधिग्रहण होता है, आप लोगों को मालूम है, रोड का तो होता ही है, छोड़ दीजिए, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं तेन जो खुल रहे हैं, वे जब अधिग्रहण करते हैं, एक ही जगह पता चलता है कि सुल्तानपुर या गाजीपुर, और गाजीपुर पूरा जिला को ही उसको ले लेना है ज़मीन को। वो अधिग्रहण आप लोग सोचिए कैसे होता है। 10 रुपये की ज़मीन का दाम है, उसको 50 रुपया में वो खरीदा जाता है। जनता को लगता है आहा 50 रुपया मिल गया। उसके बाद क्या होता है, क्या मामला है, क्यों ऐसे होता है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं सोना पर भी आऊँगा बाद में, पॉलिसी पर भी आऊँगा बाद में। पहले 2-4 बातें मुझे लगता है कर लेनी चाहिए। एक बात कि लोगों को जब कोई विषय आता है तो विषय के ठीक ठाक ऑपरेशन में न जा कर के कुछ ऐसे विषय हैं जो हो सकता है उससे संबंधित हो, नहीं भी हो, लेकिन उस पर बात करेंगे। वैसे ही एक शब्द है क्रांति, क्रांति का प्रेत चढ़ा रहता है घुमा फिरा करके, या समाजवाद। आप देखिएगा एक राजनेता जब इलेक्शन में जाता है प्रचार करने तो अभी समाजवाद ही बतियाता है, आके सेवा किसकी करता है, पूंजीवाद की। लेकिन कभी वो पूंजीवाद की बात नहीं करेगा कि हम पूंजीवाद को लाएंगे, पूंजीवाद के माध्यम से लोकतंत्र को अच्छा करेंगे, यह बात नहीं आती है। वो अभी समाजवाद की ही बात बतियाता है, लेकिन अंततः क्या होता है, जाकर के वह पूंजीवाद की सेवा में लग जाता है। मतलब समाजवाद एक ऐसा खूबसूरत शब्द है जिसका आज तक खुलेआम कोई विरोध नहीं किया कि हमको समाजवाद नहीं चाहिए, हमको पूंजीवाद चाहिए। चाहे भले वो उसके साथ वो गद्दारी कर रहा हो, छद में बतिया रहा हो, ऐसा चीज़ है। वैसी क्रांति वगैरह भी है। खैर, जो वहाँ पे बात मैं करना चाह रहा था कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दुनिया के इतिहास में तमाम लोग आए, व्यवस्थाएं आई, व्यवस्थाएं रहीं, टूटी, बनी, बिगड़ी, खत्म हुई, फिर नई व्यवस्था आई। हम इसी पचड़े में क्यों रहें कि भैया समाजवाद आएगा तो ये हो जाएगा, समाजवाद नहीं आएगा तो क्या आएगा। आखिर आगे इतिहास क्रम में भी सोचा जाए तो, लेकिन ले दे के वहीं पे उलझे रहते हैं। जो 70 साल की उम्र हम देखें, 70 साल भी नहीं है, और यहाँ 300 साल 400 साल के बूढ़े लोकतंत्र से मुक्त हैं। वह कौन कैसे गया, कैसे आज है, समाजवाद कैसे गया, उसकी कितने तरह की शक्तियाँ थीं, हालांकि उन्हीं की बातों में वो बातें हैं, उसे पकड़ने की बात है, रियलाइज करने की बात है। लेकिन हमारी आदत हो गई है, हम क्या करें। ले दे के बीजेपी का उठेगा, अरे कम्युनिस्ट हैं सब, क्रांति और वो, अरे रूस वाले सब हैं। एक समय तो ये भी कहा जाता था नक्सली हैं सब। थोड़ा सॉफ्ट एक इंटेलेक्चुअल बतियाएगा तो वो रूस का उदाहरण देगा, 70 साल का देगा, लेनिन का देगा। लेनिन को कंडम नहीं करेगा, बहुतों का स्टालिन को कंडम कर देगा। वो तमाम तरह की बातें हैं जिसको लेकर के वह चिंतित है कि यह जो वर्तमान डेमोक्रेसी है, अब तो तमाम बुद्ध करेगी डेमोक्रेसी अब है ही नहीं, इसको उम्मीद है कि सुधार लिया जाएगा। सारे कुछ दिन पहले एक बुद्धिजीवी आए थे, राजनेता, उससे पहले एक बुद्धिजीवी भी आए थे। अब देखिए, ये सारी बातें मैं भूमिका में ही कह रहा हूँ, अभी विषय पे नहीं आया हूँ। मुझे लगता है कह देनी चाहिए 5 मिनट में। सारी थ्योरियाँ, सारे दर्शन अपर्याप्त हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, इतिहास का अंत हो गया है। अब नई जो सिस्टम है, नई व्यवस्था है, कारपोरेट है, इसमें नया थ्योरी आएगा, क्या आएगा नहीं मालूम, वो कह रहे हैं। उसके बाद ये भी कहते हैं कि मार्क्स ने कहा और गांधी ने ये बात कही, दोनों की बात एक ही है, और लगता है कि यह सबसे मौजू है, प्रासंगिक है। अब लीजिए, अपनी ही बात को अपने द्वारा ही काट दिया आदमी। अरे मार्क्स की थ्योरी 18वीं 19वीं सदी की बात है, 20वीं सदी की बात है।
गांधी की भी थ्योरी वैसे ही 20वीं सदी की बात है। सबको कंडम भी करते हैं, कहते हैं नहीं ये। तो इस तरह के सतही और कुछ भी मनमाना विश्लेषण पर क्या कहा जाए। अब एक मुग्ध हुआ है, हमारे यूरोप वाले, अमेरिका वाले मुग्ध हुए थे कि जो है पिकेटी का एक, अभी तो कुछ दिन पहले यहाँ पे मिश्र जी आए थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह गए कि थॉमस पिकेटी और एक और ये नव मार्क्सवाद के बड़े सुंदर वो हैं। तो इस तरह के जुमलेबाजी में न पड़े, हम लोग समझें पिकेटी क्या है। 2013, 14, 15 तक उनकी किताब आती है कैपिटल इन 21st सेंचुरी, और वो निदान देते हैं कि हमारा जो डेमोक्रेसी है, जनता तभी बचेगी जब हमारे कारपोरेट पर हम जबरदस्त रूप से टैक्स लगा देंगे। और राजनेता कोई आके कह रहा है कि टैक्स लगाना चाहिए 40%, 50%। एक्चुअल पिकेटी का यही सिद्धांत है कि इतना जो इनकम गैप है, इस गैप को भरने के लिए जो पूंजीपति हैं उनके ऊपर बड़ा टैक्स लगा दीजिए, और वो टैक्स का पैसा आएगा, जनता के बीच में काम करिए उसको लेकर के। यह मोटा मोटी उनकी बात है। अब इस पर जो डेमोक्रेसी को बचाने वाले लोगों को लगता है कि उसका आर्थिक मसला इसी तरह से हल हो सकता है, क्योंकि वह पूंजी के केंद्रीकरण को रोकने की बात से डर लगता है उनको कि नहीं, पूंजी चिंता सबको है कि अरे अडानी अंबानी फलाना ठिकाना सबके पास केंद्रित हो गई है, 10 लोगों के पास, 100 लोगों के पास दुनिया में, और बाकी जनता, ये जो गैप है इसकी चिंता सब कर रहे हैं, सब परेशान हैं। लेकिन इसके निदान पे ये भी नहीं कि चलो उनका बांटा ही जाए, जबकि एक ऐसा ही एक लिबरल बुद्धिजीवी बोल भी दिया बांटने की बात, फको या माँ जिसके बड़े लोग। खैर उतने हम बौद्धिक जगह पे नहीं जाना चाह रहे हैं, चूँकि बातें उठ गई तो कहना पड़ रहा है। अब पिकेटी की बात की ले करके कितना खूबसूरत बात है, लेकिन उनको याद नहीं है कि पिकेटी भी लाते हैं कोई सिद्धांत तो 90-2000 के बीच में। आज हम सब जानते हैं वेनेजुएला एक देश है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को जो है ले जाके अमेरिका में कैद कर दिया गया है, और एक पिट्ठू को बैठा दिया गया। अभी यहाँ आई थी वो इंडिया में। उसकी जो शुरुआत की 90-2000 के दशक में, चावेज एक वहाँ के नेता थे, और उन्होंने यही फार्मूला अपनाया, 45% टैक्स लगाया कारपोरेट पर। चूँकि उस समय बड़ा कारपोरेट अमेरिकन थे, नेशनल कारपोरेट कम था, वो उन पे भी लगाए, और पूरे उस पैसा को जो है गरीबों में, शिक्षा पर, रोटी कपड़ा मकान पर खर्चा किए। कौन थे चावेज, क्यों यह निर्णय लिए, यह समझने की बात है। उस पर विस्तार से कभी अलग से करेंगे। जहाँ पे मैं पिकेटी की बात कह रहा था, आते आते चावेज को ही अरेस्ट कर लिया गया अमेरिकन पिट्ठू आर्मी और पुलिस के द्वारा, और उनको ले जा कर के अफ्रीका के किसी द्वीप पर कैद कर दिया गया। कौन करवाया? कारपोरेट करवाया। ये तो गलत कर रहा है, इतना टैक्स देंगे हम लोग, और इस जनता को उठा रहा है, जनता को शिक्षित कर रहा है, जनता को बढ़िया कर रहा है। जनता उठी आ करके, जो वहाँ का पार्लियामेंट है और कारपोरेट हाउसेज हैं, बड़े बड़े ऑफिस, जानते हैं कि वहाँ तेल ज़्यादा होता है जिसके लिए लड़ाई है, सब घेर लिया। अब बोला कि चावेज को 24 घंटा में हाजिर करो हमारे बीच में, नहीं तो जितना ये कारपोरेट हाउस है ना, सब में आग लगा देंगे हम लोग, और पार्लियामेंट में आग लगा देंगे। क्या कहेंगे इसको, इस कदम को क्या कहेंगे? एक्चुअल उसके बीच काम किया था, जनता को लग रहा था कि हमारे लिए आदमी है, और उसके कैडर थे, उसके लोग थे, विचारधारा। कौन लोग थे? निस्संदेह वामपंथी लोग थे।
और ताज्जुब तब हुआ कि आर्मी, वहाँ की लोकल पुलिस, लोकल आर्मी हथियार रख दी। अमेरिका को 24 घंटा के भीतर चावेज को ला करके जनता को सुपुर्द करना पड़ा। खैर, यह पुरानी बात है, 30 साल पहले की बात है, लेकिन तेल वैसे ही है। वेनेजुएला वैसे अब नहीं है, उन्हीं की नीति पर चल रहा था उनका राष्ट्रपति। 10-15 साल से 20 साल से उस पर अमेरिका बैन लगाया और फिर उसको अंततः जब नहीं माना वो, तो उसको उठवा लिया गया और ले जाके बंद कर दिया गया। क्या करता था? कारपोरेट से बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था। अब बताइए, जो लोग पिकेटी की इस बात से मुक्त हैं, वह व्यवहार के उस चावेज और उसके बाद के वेनेजुएला को कहाँ देखते हैं? वह रास्ता नहीं हो सकता। खैर, छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा मैं उस विषय पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि कुल मिलाकर के यहाँ भी कारपोरेट पर टैक्स तो खैर घटा दिया गया। 25 था, आज 22-20 कर दिया गया। और 22 तो छोड़ ही दीजिए, 22 क्या है, वो कितना देता है, कितना लेता है। अब तो चीज़ें ही, पहले की थोड़ी नेहरूवियन जो सरकार थी, वह सरकार का काम क्या था कि जो कारपोरेट के पास है उससे कुछ ले करके नीचे के लेवल पे ले जाना है। कारपोरेट की स्थिति थोड़ी बदल गई है। अब जनता के पास क्या है उसको निकालो और निकाल करके कारपोरेट के पास पहुंचाओ। आप देख लीजिए, जनधन योजना, अभी सोना योजना। और एक उदाहरण दूंगा संकट का। एक्चुअल संकट किसके लिए है, किसका संकट है? जिसकी इतनी अर्थशास्त्री भी परेशान हैं, मोदी खुद परेशान हैं, पूरी राजसत्ता परेशान है। सरकार के पास पैसा नहीं है, सच तो यही है। दूसरे जगह का पैसा निकाल के यहाँ दे रही है। चुनाव का एक अलग टंटा पड़ा हुआ है, अरबों रुपया लगता है सांसदों को, विधायकों को खरीदने में। संकट कारपोरेट के पास नहीं है। संकट कहाँ है, क्यों है? हम सब जानते हैं, हर साल एनपीए एक टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक वाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई लोन ले लिया और एक तय सीमा में वो लोन नहीं चुकता किया, तो बैंक क्या करता है, कोशिश करता है उस पैसा को लेने का, लेकिन जब नहीं ले पाता है तो उस पैसे को एनपीए में डाल देता है। एक तरह का वो माफ़ी टाइप का है। लेकिन मैं लूँगा 10 लाख तो मुझे पुलिस ले जाएगी, मेरा कुर्की होगा, नीलामी होगी, आप लोग लेंगे तो ये सब होगा। लेकिन 600 करोड़, 1 लाख, 1000 करोड़ कोई कारपोरेट लेगा। हम सब जानते हैं कारपोरेट का पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारे कल कारखाने हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारा सोना चांदी हीरा मोती है। क्या नहीं है उसके पास? ऐसे उंगली घुमा के सरकार चाहे तो उनसे ले सकती है, नहीं लेगी। उनके पैसा को, कई लाख 1000 करोड़ को एनपीए में डाल देगी। अंततः है तो वो पैसा, तो बैंक का क्या हालत होगा? बैंक जाएगा घाटा में। वो पैसा ले लिया कारपोरेट, लेके खर्चा कर लिया, जो किया लौटाया नहीं। वो पैसा कहाँ से गया? सोचने वाली बात है। बैंक का जो पैसा है वो किसका पैसा है, कहाँ से आता है? हम सब जानते हैं, जनता का पैसा है। हम 1000 रुपया जमा किए हैं तो जनधन में कोई किया है, कोई मध्य वर्ग और उससे थोड़ा ऊपर, उससे नीचे पूरा सारे लोग पैसा दे रहे हैं। वहाँ टैक्स का पैसा है, बहुत टाइप के पैसे हैं जो बैंक के पास है, और उस पैसे को मतलब जनता दे रही है, जनता के पैसे को वो ले लिया गया। और यह एक बार नहीं, ऐसे को भी दिया गया लोन जो एनपीए में, जो कि अपने को दिवालिया कर दिया, फिर भी उसको लोन दिया गया।
इस तरह से जनता के पॉकेट से निकाल करके बैंक को एक माध्यम बना दिया गया। आखिर आपका पैसा उसके अडानी के पास कैसे पहुंच, डायरेक्ट तो आप दे नहीं सकते, वो ले नहीं सकता, तो एक माध्यम चाहिए। और वह माध्यम कौन है? बैंक। बैंक पर कंट्रोल किसका है? राज्य का, स्टेट का, सरकार का। और वहाँ से वो पैसा जो है उसके पास, यही एक फैक्टर, बड़ा फैक्टर है। एनपीए जो हमारी आज की संकट का एक क्रमिक है ना, कोई चीज़ क्रमिक रूप में आता है और अचानक विस्फोट करता है वो क्रांति प्रतीक, लेकिन उसके पीछे चीज़ें चलती रहती हैं। यही एक बात है। एक और उदाहरण देके मैं बात को ज़्यादा नहीं खींचूंगा। अब तक क्या था, जब रूस में क्रांति हुई और उसका जो दबाव था पूरे दुनिया में, उसके चलते पब्लिक सेक्टर बना, जनता के हिसाब से नीतियां बनना एक अच्छी बात थी। चलिए भाई, कुछ पूंजीपति भी रहे और जनता, व्यापक जनता रहे, दोनों को साधने की कोशिश की गई। हालांकि उसके पीछे वही लोग थे, फिर भी पब्लिक सेक्टर था। पब्लिक सेक्टर को बदनाम जिस तरह से मीडिया और कारपोरेट ने किया, और उसी पब्लिक सेक्टर को हमारे अपनों के बीच के कुछ बुद्धिजीवियों ने भी किया। अभी हमारे सामने सुने ही आप लोग पब्लिक सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर जनता का पैसा सबका है, सरकार का है, वहाँ लोग काम नहीं करते हैं, इसलिए घाटा में हुआ। ये जो आरोप है, आप देख लीजिए ना भाई, कौन सा पब्लिक सेक्टर घाटा में है? कोल इंडिया है, सेल है, सेल मनी स्टील अथॉरिटी, भेल है, रेल है। रेल तो घाटा में जानबूझ के रखा, रेल को प्रॉफिट लॉस का फार्मूला में नहीं चलाया जाता है। पहले का, मैं अभी का नहीं कह रहा हूँ। जब रेल मंत्रालय बना, रेल बजट बनता था, उसके पीछे की पूरी कहानी समझनी पड़ेगी जानबूझकर, इसलिए कि वह जनता की सेवा में मंत्रालय था, वह रेल था, कि उसको घाटा सह के भी रेल चलानी है हमको। पब्लिक सेवा का मतलब क्या होता है? हर जगह प्रॉफिटे कमाएंगे, यहाँ प्रॉफिट उठाएंगे, यहाँ घाटा में ही देंगे। 80 करोड़ को जब राशन दे रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है क्या? वो तो घाटा ही हो रहा है अगर प्रॉफिट लॉस के हिसाब से देखेंगे तो। बैलेंस शीट पे रेल उस तरह का कंसर्न था हमारा, लेकिन आके अड़ गया लोग कि नहीं, इसको प्रॉफिट में लाना था, लाना है। बीएसएनएल प्रॉफिट में था, कैसे उसको घाटा किया गया? क्या लोग वहाँ काम नहीं कर रहे थे इसके चलते? रेल का ड्राइवर रेल को लेट कर रहा था इसके चलते घाटा में हो गई? इसके अंतर्गत अंदरूनी जो कहानी है, सच्चा चिट्ठा है कच्चा, उसे समझना पड़ेगा। ना कि मीडिया, गोदी मीडिया कह रहा है अरे सब काम नहीं करते, निकम्मे हैं, इसलिए घाटा हो गया पब्लिक सेक्टर। पांडे जी आते हैं, बोलते हैं मास्टर कोई पढ़ाता नहीं तो घाटे में नहीं चलेगा। लो भैया, एक श्रमिक को इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? वो काम नहीं करता है, कामचोर है, अरबों अरबों रुपया कमा के दे रहा है रिजर्व बैंक में, और रिजर्व बैंक उठा के इकट्ठे अपने बाप अडानी को दे रहा है, फलाना को दे रहा है। हम ये नहीं कहते कि लेबर क्लास लुम्पेन नहीं होता, कुछ लोग जरूर दारू पिएंगे। दारू कौन पिलाता है, कौन बनाता है? पूरा जो सिस्टम है उसको समझना पड़ेगा, न कि हम बोल देंगे गोदी मीडिया की तरह ना 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 ना। अभी सुने ना, अयोध्या में चोरी हुआ, ओबीसी और दलित यही लोग सब चोर हैं, पता चला कि कोई सवर्ण है। ये जो मीडिया का काम है, लेकिन एक बुद्धिजीवी, पब्लिक इंटेलेक्चुअल, जनधर्मी बुद्धिजीवी अगर जो बनता है और जिसकी परंपरा में अपने मानता है, उसको सटीक विश्लेषण में जाना पड़ेगा। न कि सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे मीडिया का कि कोई काम नहीं करना चाहता है। पब्लिक सेक्टर का देख लीजिए पूरा इतिहास आज़ादी के बाद का,
क्या नहीं था, अभी भी क्या नहीं है, बहुत कुछ बेच दिया गया। आपको एक कहानी बता रहे हैं। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, देश का एक बहुत सर्वोच्च पब्लिक सेक्टर है। जी क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, मुनाफे में तो है ही वो। कोल इंडिया भी है, स्टील है, सब है। उसकी एक घटना बता रहे हैं आप लोगों को, क्या होता है पीछे। कहा गया उसका शेयर बेचो। जानते ही हैं पहले शेयर बेचा जाता है। सरकार बोली उसके MD से, मैनेजिंग डायरेक्टर से, शेयर बेचो, निकालो। हमें आप सब जानते हैं कि जितने पब्लिक सेक्टर हैं वो जो मुनाफा होता है उसका एक बड़ा अमाउंट सरकार को दे दिया जाता है। अपना खर्चा पानी रखो, डेवलपमेंट का काम करो, एक बड़ा पैसा, मान लीजिए 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, 50-60 रुपया वो सरकार को दे देगा। ये नियम बना हुआ है, ये सिस्टम है, क्योंकि वो पैसा आएगा तो फिर जनता में खर्चा होगा। वो अच्छा तरीका है। ONGC को कहा गया वो पैसा पूरा, सबसे ज़्यादा टॉप जो ज़्यादा पैसा देता है सरकार को, ONGC देता है। ONGC कहा कि सर जी कितना रुपया चाहिए तो आप शेयर मार्केट को रोक देंगे, शेयर का जो हमारा शेयर बेचना मैंने प्राइवेटाइज करने का जो काम है रोक देंगे। कितना चाहिए? इतना तो हम लोग दे रहे हैं, और ले लीजिए, और ले लीजिए। सोचिए ये चल रहा है। कोल इंडिया, जिसका मैं खुद एम्प्लॉई था 2 दिन पहले तक, वहाँ भी यही हाल। लेते 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 आज 45-49% के आसपास उसका शेयर बिक गया, बेच दिया गया जबरदस्ती। हर साल मुनाफा। कोल इंडिया ONGC के बाद सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर, सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला सेक्टर, और सबसे बेसिक सेक्टर। ये जो पंखा चल रहा है ना, कोल इंडिया से चल रहा है, कोयला से चल रहा है। बिजली ऊर्जा का जो स्रोत है हमारे भारत में, 65% टोटल ऊर्जा का 65% आज भी कोयला प्रोड्यूस करता है, कोयला से होता है। अब 1% का खेल है, मैंने प्राइवेट घुस गया है उसमें, लेकिन मालिकाना अभी चूंकि 51% है तो बचा हुआ है, वहाँ भी दबाव चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। कितना पैसा चाहिए, लेकिन सरकार पैसा चाहिए, इसको लेके पैसा क्या करती है आप लोग समझ ही रहे हैं, कहाँ जाता है पैसा। एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, उसी विषय को करके मैं बाकी बातें नहीं करूँगा। बहुत मज़ा आता विस्तार से। ये संकट की बात हो रही है कि यह संकट स्वाभाविक संकट नहीं है, यह अस्वाभाविक संकट है, यह AI है, आर्टिफिशियल संकट है। सच तो ये है, पैसा कोई कमी नहीं है, लेकिन कहाँ है? कृत्रिम है। सर बोले कृत्रिम है। आप लोग सुने होंगे जस्ट ये कोरोना के एक समय, मेकिंग इंडिया, मेक इंडिया एक नारा आया था, आप सब उससे जानते हैं। मेक इंडिया, इंडिया बनाओ, और उसके पीछे था कि इंडिया को ऐसे बना दो कि यह पूरे दुनिया का प्रोडक्शन का, फैक्ट्री का हब बन जाए, लोगों को रोजगार मिलेगा, इतना लाख न कितना करोड़ को रोजगार मिलेगा। हम सब सुने। एक शेर बना आता है ना, टीवी पर देखते होंगे, बाघ बना रहता है, बाघ या शेर, और उसके पेट पर लिखा रहता है मेक इंडिया। अभी तो कम हो गया, उस समय ज़्यादा था। अभी 6-7 साल का ये शगुफा है। मेक इंडिया का मामला था उसमें कि जो भी पूंजी लगाएगा 1000 करोड़ से ऊपर पूंजी होनी चाहिए, कंपनियों को कहा गया, और लगातार 5 साल तक उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, वित्तीय संकट कैसे हैंड मनुष्य द्वारा बनाया जाता है और पॉलिसी कैसे बनती है। मेक इंडिया किसके लिए बनाया गया? 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऊपर से अगर प्रॉफिट आप करेंगे तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा।
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई बोलते हैं। खैर टर्मिनोलॉजी पे मैं नहीं जाना चाहता, आप लोग बोर हो जाएंगे। पीएलआई दिया जाएगा। ये हुआ तय हर सेक्टर में, टेलीफोन के सेक्टर में, मोबाइल के सेक्टर में, वाहनों के सेक्टर में, सब जगह ये पॉलिसी बन रही है और नारा दिया जा रहा है मेक इंडिया, करोड़ों एम्प्लॉयमेंट। ठीक, कंपनियां कौन आती हैं? जो ऑलरेडी कंपनियां एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे सोसाइटी में, भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा, महिंद्रा, सैमसंग और एप्पल, ये लोग आया। देखिए पॉलिसी की जो डिज़ाइन बनती है उसका नारा कुछ और होता है, और वो सब प्रॉफिट में थे। ये तो पूंजी लगाए हुए हैं भाई, लेकिन उसके लिए बजट में सरकार ने 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया एलोकेट किया। क्यों? ये देने के लिए, प्रॉफिट का जो फायदा है, प्रॉफिट करेगी कंपनी तो उसको देंगे, पीएलआई देंगे, प्रोडक्शन लिंक वो देंगे। और वो दिया गया। कौन पाया वो? अच्छा, रोजगार क्या हुआ? रोजगार कितना मिला? कोई खास नहीं मिला। मुश्किल से 26,000 के आसपास मिला रोजगार लोगों को। ठीक है, करोड़ों का रोजगार का मामला था। एक बात डाटा है कि अगर 1 रुपया जनता से लिया जाता है, एक थोड़ा सा ध्यान से, बस ये बोल के मैं ख़त्म करूँगा। 1 रुपया जनता से लिया जाता है तो उसके ऊपर 5 लोगों को रोजगार मिलेगा। पब्लिक सेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ। और प्राइवेट सेक्टर को अगर वही 1 रुपया दिया जाता है तो मैंने 0.5, मैंने एक आदमी से भी आधा आदमी को रोजगार मिलेगा। आधा आदमी, एक आदमी का ये डिफरेंस है। और वो सारी कंपनियां जो वहाँ पे थी वो लगी और इंसेंटिव लेके मौज कर रही हैं। क्या रोजगार मिला? कितना मेक इन, और वो पैसा कहाँ से आया? जो 26,000 करोड़ से भी ऊपर जब सरकार दी, बजट में एलोकेट की उनके लिए, उनके इंसेंटिव के लिए। देखिए उनसे टैक्स जो 22% टैक्स है अभी, वो भी नहीं लिया गया। ऊपर से उन प्रॉफिट हुआ तो उसके लिए 4%, प्रॉफिट का 4-5% इंसेंटिव दिया गया। वल्ले वल्ले भाई, ऐसे 50 उदाहरण है जिसको मैं आपके सामने रख सकता हूं। और वो पॉलिसी मैंने पॉलिसी ही बनती है। पॉलिसी की जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन इस तरह से बनता है कि कैसे जनता से पैसा निकाल के स्टेट के पास, सरकार के पास लाया जाए, फिर उसको कारपोरेट के पास दे दिया जाए। क्या हल है? कारपोरेट के इस बड़े पूंजी को कौन बांटेगा? कोई नहीं बांट सकता, औकात नहीं है। पिकेटी कुछ कर नहीं सकते। आप लोग सुने ही वेनेजुएला का। ये सारी स्थितियां हैं। कम करें ना, हाँ बहुत बोलना था। खैर, इस तरह से जो हमारा वित्तीय संकट है आज, इसको युद्ध के नाम पे, कि युद्ध है इसलिए है, ये भरमाने की बात है। बहुत तरह के ऐसे चीज़ें हैं। कृषि में जिसको कहा जाता था, 5 कारपोरेट बड़े कृषि को डील कर रहे हैं। 3 कानून आया था, भले घोषित कर दिए प्रधानमंत्री, लेकिन एक्चुअल में वो लागू है। वो कैसे है फिर कभी बात करेंगे। वो 5 कारपोरेट कौन है जो पूरे कृषि को संचालित कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, फिर बात करेंगे कभी। आप लोग बोर भी हो रहे हैं। यही कुछ बातें हैं। इसका समाधान क्या है? हर चीज़ समाधान के लिए बात नहीं होती भाई। पॉइंट पर एक टू द पॉइंट बात करिए, पिन पॉइंट पर डिस्कशन करिए, डिस्कोर्स करिए, क्रिटिकली उसका एनालिसिस करिए। सीधा फार्मूला में ये इसका बाद ये, ऐसे नहीं होता है अर्थशास्त्र, या समाज भी नहीं होता है ऐसे। वित्तीय संकट के जो अपने तरह के परेशानियां हैं, जो अपने तरह के बनावटी है, बनाया गया है, पैदा किया गया है। अब देखिए अगस्त में सोना पर बिल आ रहा है, देखिएगा। यही कुछ बातें थी।
आप लोग सुने तन्मयता से। मैं असंतुष्ट हो रह गया, प्यासा रह गया। कुछ ऐसे इशू उछाल दिए थे आप लोग, मैं बोल नहीं पाया, समय नहीं दिया आप लोगों ने। फिर भी आप लोग इतनी सारी बातें सुने और फिर कभी बात करेंगे। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद।